आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में। H2O यह जो है हाइड्रोजन के यौगिकों में आता है। हाइड्रोजन के यौगिकों की बात करें तो हाइड्राइड्स, फिर पानी, फिर भारी जल, इस तरीके से बहुत सारे इसके यौगिकें होती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स के। पानी के अणु पर देखते हैं कि ये पानी का अणु बनता कैसे है, कौन से संकरण से बनता है, इसका आकार कैसा होता है, इसके बंध कोण कैसे होते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पानी है, इस पानी में जो संकरण पाया जाता है, यह पाया जाता है sp3 संकरण। अर्थात इसमें S का एक कक्षक P के 3 कक्षकों के साथ जुड़ता है, 3 कक्षकों के साथ, और ये मिलकर टोटल 4 कक्षक बनाते हैं। तो sp3 संकरण से इसका निर्माण होता है। इसकी आकृति की बात करें आकृति, बंध कोण, इसमें 4 कक्षक हैं। 4 कक्षक हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी होगा, पानी की संरचना में ऐसे 4 लोब्स होंगे। ऐसे 4 लोब्स होंगे। इन लोब्स में यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कक्षक से, ये जो है ये पी कक्षक है। किसके पी कक्षक? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं देखूं तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p4, 2p4। तो यहाँ पे जो 2p है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस 2p में 3 कक्षक पाए जाते हैं। 3 कक्षक हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स अगर इनको मैं यहाँ पे ऐसे फिलअप करता हूँ तो इस तरीके से संरचनाएं होंगी। इसका नाम है px, इसका नाम py, और इस p का नाम है pz। अब ये जो लोब्स दिख रहे हैं हमारे पास, इन लोब्स में भी px, py और pz है। इन लोब्स में px, py और pz। अब अगर हम बात करें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं अंदर वाले कक्षकों के, ये पेयर्ड के रूप में भरे हुए हैं। तो इन 2 लोब्स में ये दोनों जोड़े जो इलेक्ट्रॉनों का है वो आ जाता है। अब आखिरी इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इसको हम छोड़ भी देते हैं अंदर वाले को, तो यहाँ से लें, ये कंप्लीट 2 भरा है और उससे पहले वाला S कक्षक, अच्छा फर्स्ट S को छोड़ देते हैं, अपन 2S से ही लेते हैं क्योंकि दूसरे कक्षक की बात है, तो 2S और 2p को लेते हैं। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है जो यहाँ चला गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है जो यहाँ चला गया। अब हमारे पास py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एक दूसरा जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, वो, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी कक्षा S होती है, और S कक्षक में जो है केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फर्स्ट S में 1,
तो फर्स्ट एस को 8 होने के लिए या फिर इसको पूर्ण होने के लिए, खैर ये तो 8 होता नहीं है, इसके आखिरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 होने के लिए क्या करेगा, ये दूसरे के साथ साझा करेगा। तो इसको एक और चाहिए, वो एक कहां से मिल सकता है, यहां से। तो ये क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन का एक एस कक्षक यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन का दूसरा एस कक्षक यहाँ जुड़ गया और इसका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अगर अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के आखिरी कक्षक में टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से जो ऑक्सीजन का अष्टक है वो पूर्ण हो जाता है और हाइड्रोजन के आखिरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से यहाँ भर जाता है। तो इनके बीच में जो बंध होता है वह sp3 बॉन्ड होता है, sp3 संकरण होता है। अब इन दो लोब्स के बीच में जो बंध कोण है, ऐसे अगर देखें तो इन के बीच में जो बंध कोण होता है वह 104 डिग्री, दशमलव में भी होते हैं लेकिन 104 डिग्री याद रखें तो भी चलेगा, 104 डिग्री। तो इसकी आकृति जो है यहां से अगर देखो किस तरीके से हो जाती है, वी आकार। बंध कोण का मान 104 डिग्री। तो इस तरीके से पानी जो होता है sp3 संकरण से बनता है। और इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में इसकी आकृति वी आकार की हो जाती है, बंध कोण का मान 104 डिग्री और ये उनके तत्वों को जो है किस तरीके से जुड़ जाते हैं, अर्थात ये वहां पर जब जुड़ता है तो ये पोर्शन अगर जो आ गया यही है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से यहाँ पे ये घुस जाते हैं। ओके, इसको आप ना भी लिखें तो समझ में आना चाहिए आपको इस तरीके से। चलिए देखते हैं अब पानी कितने प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। पानी में जो है कठोरता आता है, कठोरता कुछ आयनों के घुले हुए होने के कारण आता है। अगर हम पानी को देखें तो मृदु जल और कठोर जल, इस तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मृदु जल और दूसरा कठोर जल। मृदु जल और कठोर जल। तो जो कठोर जल होता है, मृदु जल तो नॉर्मली वाटर जिसको अपन यूज करते हैं उस तरीके से होती है, लेकिन कठोर जल की बात करें तो कठोरता इसमें 2 तरीके से होती है। एक होता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जो अस्थायी कठोरता है वह मैग्नीशियम के क्लोराइडों और बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। मैग्नीशियम के क्लोराइडों के मिले होने के कारण होता है। ओके, अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम के क्लोराइडों के मिले होने के कारण होता है, जबकि स्थायी कठोरता मैग्नीशियम के सल्फेटों की या मैग्नीशियम के सल्फेट जो होते हैं उनके मिलने से जल में जो है स्थायी कठोरता आती है। इनका उपचार अगर देखें, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को अक्सर जो है गर्म किया जाता है। ये क्या करके पानी को गर्म करके इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। गर्म कर पानी की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरा इसका बुझे हुए चूने
बुझा हुआ चूना मिलाकर, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। और दूसरा प्रकार है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं, यानी कपड़े धोने वाली सोडा, धावन सोडा। ओके, कपड़े धोने वाली सोडा या धावन सोडा, ठीक। और इस तरीके से इसकी कठोरता को दूर कर उसे उपयोग के योग्य बनाया जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं, पानी को जो है मृदु जल और कठोर जल। कठोर जल पे डिस्कशन करें तो अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, ये जो है जल की कठोरता वाला पोर्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइडों की उपस्थिति के कारण, इसको दूर करने के लिए जो है पानी गर्म कर सकते हैं और बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं। स्थायी कठोरता के लिए मैग्नीशियम के सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होता है, इसको हम धावन सोडा मिलाकर इसकी कठोरता दूर कर सकते हैं। ओके, अगले क्लास में हम दूसरे किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।